Hello everyone, I'm Lavina and I welcome you all to our channel Skylight Educators. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट आप लोगों के लिए 12th सीबीएसई एंड सीयूईटी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, उसके कुछ फीचर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बजट है, ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है ना। ये गवर्नमेंट बजट क्या चीज है? देखिए, जिस तरीके से हम नॉर्मल हाउस होल्ड्स अपने घरों में एक बजट बना के चलते हैं कि हमें इतना रेवेन्यू होगा, हम यहाँ यहाँ उसको इतना एक्सपेंडिचर इतना स्पेंड करेंगे, हम हेल्थ पे इतना स्पेंड करेंगे, हम एजुकेशन पे इतना करेंगे, इतनी बच्चों की फीस होगी, है ना, इतना हम घर का सामान लेके आएंगे। सेम सेंस में हमारी गवर्नमेंट भी जब किसी देश को चलाती है तो वो एक बजट बनाती है। तो बजट कैसे होगा, यानी कि वो एक रिकॉर्ड बनाती है जिसमें वो अपने आने वाले साल के, जो साल अभी शुरू होना है, जो फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट होना है, उसमें अपने रेवेन्यूज, जो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यूज है और एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको रिकॉर्ड करती है। यानी कि गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट और द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स, सबसे पहली बात गवर्नमेंट की, ठीक है ना, गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स। अब देखिए, यहां पे मैंने एक वर्ड यूज करा एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब समझिए, देखिए बहुत जरूरी है ये वर्ड एस्टिमेटेड आपका यूज करना। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मान लीजिए अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वो होगा 2024 एंड 25, है ना। तो गवर्नमेंट बजट को कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 फरवरी एवरी ईयर। किसके द्वारा? अब फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं ऑन द 1st डे ऑफ जनवरी, सॉरी फरवरी। ओके, अब 1 फरवरी 24 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़ेंगे। पर ये जो बजट होगा ये इस ईयर के आने वाले ईयर के लिए होगा। फाइन। तो आने वाला ईयर हमें तो पता नहीं कि उसमें कितनी रिसीट्स होंगी, कितना खर्चा होगा, हमें नहीं पता। हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि इतना हमें आ सकता है, इतना हमें आएगा, इतना हमें खर्च करना है। समझ आया ना? तो देखो, अब यानी कि जो ईयर अभी आया ही नहीं, अभी एक्चुअल में क्या होगा वी डोंट नो, पर हमें एस्टिमेशन तो चाहिए ना, क्योंकि आने वाला ईयर है। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लान बना रहे हैं, एक पॉलिसी बना रहे हैं, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एस्टिमेटेड। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी 1 फरवरी 2024 को जब गवर्नमेंट 24-25 का बजट रीड करेंगे तो वो तो एस्टिमेटेड है, पर एक्चुअल में क्या हुआ फिर ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें नेक्स्ट ईयर के बजट के साथ पता लगता है। समझिए, जैसे हमारी 1 फरवरी 23 जब थी तो इस दिन गवर्नमेंट ने 23-24 का बजट रीड किया होगा। बिल्कुल, यानी कि अब 23-24 खत्म हो रहा है, अब 1 फरवरी को 24-25 का बजट वो रीड करेंगे। तो यानी कि जब वो ये बजट रीड करेंगे तब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस पिछले साल की क्या थी, क्योंकि तब तो ये भी एस्टिमेटेड था सब कुछ। तो जब सब ये एस्टिमेटेड था तो इसका एक्चुअल क्या है वो नेक्स्ट ईयर बजट में बताया जाता है। यानी कि इन सिंपल टर्म्स गवर्नमेंट बजट दो चीजों को अनफोल्ड करता है। देखिए कौन कौन सी दो चीजों को अनफोल्ड करता है गवर्नमेंट बजट? सबसे पहले the performance for past 1 year and the plan or policy or program for the coming year, right? ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये चीज कि आने वाले साल में गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है। क्लियर? तो ये तो है गवर्नमेंट बजट। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
क्या वहां पे लिख रखा है कि हमें हर बार 1 फरवरी को ये बजट पेश करना होगा? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बजट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ ही नहीं है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 ये कहता है कि हमारी गवर्नमेंट को हमारी जो इकोनॉमी है उसके फाइनेंशियल मतलब के जो प्लान्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट को शेयर करना होगा लोगों के सामने पार्लियामेंट में हर साल, एवरी ईयर। ठीक है ना? तो वही एक हमारा सिस्टम चल रहा है कि हम हर साल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी शेयर करती है, जो पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है वो लोगों के साथ शेयर करती है इन पार्लियामेंट एवरी ईयर, जिसे हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एक फिस्कल पॉलिसी है। यानी कि ये एक कन्वेंशन है, ये चलता आ रहा है कि हर साल गवर्नमेंट अपना जो बजट है, अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। फाइन। अब ये जो बजट है, अभी तक ये इसको प्रेजेंट किया जाता था कुछ सालों से 1 मार्च को, 1 मार्च और द लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी, इस दिन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता था एंड इस दिन बजट को प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है? और अर्लियर हमारा जो बजट था वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड था, यानी कि वन वाज रेलवे बजट एंड द अदर वाज द सिंपल जनरल बजट कह सकते हो, यूनियन बजट कह सकते हो। पर अभी हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने एक तो इसे 1 मार्च या लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी से शिफ्ट कर दिया है 1 डे ऑफ फेब्रवरी को। द रीजन मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को, और अब इसको भी कंबाइन करके सिंगल बजट पेश किया जाता है, द यूनियन बजट। क्लियर? अब क्यों हमने इसको 1 फरवरी 24 को कन्वर्ट किया इस डेट को? क्योंकि गवर्नमेंट का ये ओपिनियन था कि हमें 1 अप्रैल से इसे इस बजट को, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है कंट्री के अंदर। और अगर हम मार्च में इसको प्रेजेंट करते हैं, फिर इसके ऊपर सेशन चलता है, डिबेट्स होती हैं, प्रेसिडेंट साहब के साइन होते हैं, है ना? तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसको आराम से इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिल सके अच्छे से, है ना? तो इसको हमने 1 महीना जल्दी कर दिया, हमने इसको 1 डे ऑफ फेब्रवरी, लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी से 1 डे ऑफ फेब्रवरी को हमने शिफ्ट कर दिया। फाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर बजट स्ट्रक्चर, यानी कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट। देखिए, बजट के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज रेवेन्यू बजट, other is capital budget. रेवेन्यू बजट में हमारे पास 2 मेन एलिमेंट्स हैं। इन द सेम वे कैपिटल बजट के भी 2 मेन एलिमेंट्स हैं। रेवेन्यू बजट मीन्स revenue receipts, revenue expenditure. Capital receipts, capital expenditure. अब जिसमें हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, यानी कि टैक्स रिसीट्स जो कि टैक्स की फॉर्म में होंगी, अदर देन टैक्स यानी कि नॉन टैक्स रिसीट्स। क्लियर है ना? अब वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो बजट है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज रेवेन्यू बजट एंड द अदर इज कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इन द सेम वे रेवेन्यू रिसीट्स के आगे टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी रिसीट्स की।
अब रिसीट्स, देखिए जब भी गवर्नमेंट को कहीं से इनफ्लो होगा मनी का, है ना, तो इनकम्स का, यानी कि वो क्या है, गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स है। अब रिसीट्स दो कारणों से हो सकती हैं गवर्नमेंट को, यानी देयर कैन बी टू मेन रीजंस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट। दैट कैन बी वन, या तो गवर्नमेंट अपना कुछ सेल करेगी, है ना, हमने कुछ बेचा तभी पैसे आएंगे, ऐसे तो पैसे नहीं आएंगे, है ना, यानी कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं एसेट्स रिड्यूस होंगी, है ना, जब कुछ बेचेंगे तो एसेट्स तो रिड्यूस होंगी। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि या फिर गवर्नमेंट किसी से लोन लेगी, किसी से बोरो करेगी, उधार लेगी, है ना, जिसके कारण गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, है ना। मान लो अगर किसी भी रिसीट से गवर्नमेंट के ना तो एसेट्स रिड्यूस हो ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, यानी कि नीदर दिस नॉर दिस, ना ही कोई रिडक्शन हो एसेट्स में, ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हो, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, तो दिस काइंड ऑफ रिसीट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। इसे हम रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के लिए टैक्स, टैक्स क्या है, जब भी गवर्नमेंट को कोई टैक्स मिलता है तो गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी थोड़ी क्रिएट होती है कि गवर्नमेंट को कल वापस करना होगा आप लोगों को टैक्स, या ना ही कोई गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस होती है टैक्स लेने से, है ना। जब भी गवर्नमेंट को कोई टैक्स आ रहा है तो ये तो नहीं है कि उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, कल उसको ये 1 लाख का टैक्स लोगों को वापस करना है, या उसके ऊपर कोई तक एसेट्स का रिडक्शन का कोई बोझ आया कि एसेट्स रिड्यूस हो गए पैसे लेने के लिए। तो जब ये दोनों ही नहीं होते तो यानी कि तब गवर्नमेंट की जो रिसीट होती है वो रेवेन्यू रिसीट होती है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में रिसीट हो रही है वो सारी की सारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स है। क्लियर? आगे अब देखिए नेक्स्ट, अगर कोई टैक्स के अलावा भी कोई रिसीट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ने फाइन्स रिसीव करे, अब हम गवर्नमेंट को कोई फाइन कोई चालान पे करते हैं, है ना, हमने हेलमेट नहीं पहना तो हम गवर्नमेंट को चालान पे कर रहे हैं, हमने कोई सिग्नल ब्रेक किया तो हम गवर्नमेंट को उसका फाइन पे कर रहे हैं। तो क्या जब भी गवर्नमेंट हमसे कोई फाइन लेती है तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है कि उसको कल हमें ये वापस करना होगा? कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हुई हमसे फाइन लेने के लिए? नहीं हुई, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट। तो इसीलिए हम जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटते हैं, वन इज टैक्स रिसीट्स, अदर इज अदर देन टैक्स रिसीट्स। क्लियर? तो इसीलिए हमने जब यहाँ पे देखिए हमने रेवेन्यू रिसीट्स को डिवाइड करा तो हमने एक टैक्स रिसीट्स यानी कि जो टैक्स की फॉर्म में आ रहे हैं एंड द अदर जो टैक्स के अलावा किसी फॉर्म में आ रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारी रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा, ये तो मैम आपने बोला कि ना ये हो ना ये हो। अच्छा मान लो अगर कुछ एक भी हो गया, फिर अगर मान लो मेरी कोई रिसीट हुई, गवर्नमेंट की कोई रिसीट हुई और गवर्नमेंट पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई, फिर या मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था तो हुआ तो रिसीट, तो फिर ये तो लायबिलिटी क्रिएट कर गया, फिर ये क्या है? फिर ये कैपिटल रिसीट बन जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ऐसी हो गई कि जो गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस कर गई या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को क्रिएट या बढ़ा गई, तो वो रिसीट गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट कंसीडर होगी। जैसे यानी कि मैं ये बोल रही हूं कि अगर मान लो ईदर एसेट्स रिड्यूस हो जाए और लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, फिर क्या होगा? फिर ये गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? कैपिटल रिसीट। ये गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट होगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अगर किसी से बोरो कर लिया, कोई फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर लिया, कोई वर्ल्ड बैंक से बोरो कर लिया, अपनी पब्लिक से बोरो कर लिया, है ना, कोई लोन ले लिया, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे, है ना, तो लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे, तो ये कैपिटल रिसीट होंगे। और मान लो अपनी गवर्नमेंट ने अपने कोई शेयर्स
सेल कर दिए, अपनी कोई कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, अपने शेयर्स वापस ले लिए, अपना पैसा बाहर निकाल लिया, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो इससे गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हुई, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल रिसीट होगा। आई होप के यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू बैक। ओके, नाउ तो ये है हमारे रिसीट्स। पर अब देखें तो ये जो हमने वर्ड यूज करा ना, टैक्स, अब ये टैक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। अब थोड़ा सा टैक्स को हम समझते हैं। देखिए, तो देखिए अब हम रेवेन्यू रिसीट्स का, टैक्स रिसीट्स का कॉलम समझेंगे। टैक्स रिसीट्स, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टैक्स क्या होता है ना? टैक्स क्या होता है? हम सब पे करते हैं, टैक्स का मतलब भी सुनते हैं, टैक्स के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पर व्हाट इज टैक्स? और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हम लोग अपनी गवर्नमेंट को पे करते हैं, पेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री टू द गवर्नमेंट, है ना? ठीक है, अब गवर्नमेंट को तो पे कर रहे हैं, और कंपल्सरी क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी भी टैक्स के स्लैब के अंडर आ रहे हो, किसी भी टैक्स, कोई भी तरह का टैक्स अगर आप पे लिवाय हो रहा है, आप टैक्सेबल हो किसी भी चीज के लिए, है ना, तो आपको वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना ही होगा। यू कांट डिनाई टू पे दैट, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप वो पे नहीं करते हो तो फिर आप पनिशमेंट के लिए एलिजिबल हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो यानी कि टैक्स पे करना इज कंपल्सरी, अगर आप नहीं पे करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो कंपल्सरी पेमेंट है गवर्नमेंट की टैक्स, ये आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यानी कि टैक्स को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वैट और specific tax. Third one is progressive और रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, एक एक करके अब हम इन सबकी टाइप्स को समझेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वैट और स्पेसिफिक टैक्स, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि वो जिस पर्सन पे लिवाई किया जाए, इंपोज किया जाए, उसी पर्सन के द्वारा वो पे किया जाता है। यानी कि इट इज पेड बाय द सेम पर्सन on whom it is levied. देखिए, it is paid by the same person on whom it is levied. जिसके ऊपर इसको लिवाय किया गया है उसे वही पे करेगा। अगर आपकी इनकम पे लिवाय किया गया है तो आप ही पे करोगे, मेरी वेल्थ पे लिवाय किया गया है तो मैं ही पे करूंगी। क्लियर? तो इसकी एग्जांपल आप समझ ही गए हो मेरी इस बात से। इनकम टैक्स, wealth tax, corporation tax, etc. Clear? In the same way, indirect tax, it is paid by some other person, whereas levied on some other person. यानी कि ये लिवाय तो किसी और पे होता है, पर इसे पे कोई और करता है। जैसे कि जीएसटी है ना, वो पे तो गवर्नमेंट को करना होता है, गवर्नमेंट तो सॉरी पे तो सेलर को करना होता है, गवर्नमेंट उसे सेलर पे इंपोज करती है, पर सेलर क्या करता है, उसे आगे अपने कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है, वो अपने कस्टमर से उसको चार्ज करके उससे ले लेता
है ना। तो अल्टीमेटली इसका एक कंक्लूजन क्या है, देखिए कि है द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, burden of tax can be shifted, either burden cannot be shifted. क्लियर, फाइन। तो ये है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वैट और स्पेसिफिक टैक्स की। देखिए वैट जो है वो वैल्यू एडिशन पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कोई चीज बी को सेल करी 20 रुपीज में, यानी बी ने तो इसे 20 रुपीज में बाय करा, पर बी ने इसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करा और उसे सी को 35 रुपीज में सेल कर दिया, है ना। सी ने यानी कि 35 में खरीदा और उसने आगे डी को 60 रुपीज में सेल कर दिया। अब इसके कई स्टेजेस में देखो वैल्यू ऐड हो रही है ना। जैसे ए ने बी को बेचा 20 रुपीज, यानी उसने 20 रुपीज की वैल्यू एडिशन करी तो 20 के ऊपर टैक्स पे करेंगे। बी ने सी को, बी ने तो 20 के ऊपर टैक्स ए को दे दिया होगा, है ना। तो बी ने कितने की वैल्यू एडिशन करी है, जस्ट 15 रुपीज की, तो बी 15 रुपीज के ऊपर ही टैक्स पे करेगा। सी ने 35 की चीज डी को 60 में बेची है ना, सॉरी, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू एडिशन होगी, 25, तो ये 25 रुपीज के ऊपर टैक्स पे करेगा। तो इन द सेम वे जैसे जैसे अलग अलग स्टेजेस पे वैल्यू ऐड होती जाएगी उसके ऊपर टैक्स हमें पे करना होता है। क्लियर, ठीक है। काइंड ऑफ अ सेल्स टैक्स, एक सेल्स टैक्स की ही वैरायटी है ये। तो स्पेसिफिक टैक्स बेटा ये किसी भी तरह के स्पेसिफिक साइज के ऊपर, वेट के ऊपर, ऐसे मेन कोई स्पेसिफिक फीचर्स के ऊपर ही इंपोज किया जाता है और उसी पे ही पे करवाया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इंजन अलग अलग सीसी के होते हैं, इतने सीसी का इंजन इतने, तो ऐसे अलग अलग वेराइटी, अलग अलग सॉरी उनका स्पेस कह सकते हो, अलग अलग स्पेसिफिक साइज कह सकते हो, वेट कह सकते हो, उसके ऊपर इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इंपोज किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स इट इंक्रीजेस, यानी कि जो टैक्स का रेट है, टैक्स रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टैक्स बेस। जैसे जैसे टैक्स का बेस बढ़ता जाएगा टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स भी बढ़ता जाएगा, है ना। इनकम कम होगी टैक्स भी कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ए पर्सन है जिसकी इनकम है 10,000 रुपीज, तो उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना है 10%। पर अगर बी की इनकम है 25,000 रुपीज तो इसे पे करना है 12%। तो जैसे जैसे टैक्स का बेस बढ़ता जाएगा आप टैक्स का रेट भी बढ़ाते जाओगे। तो इससे क्या होगा, हमेशा ऐसे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, ऐसे रेजीम के अंदर मोर बर्डन इज ऑन रिच पीपल, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा उसके ऊपर टैक्स ज्यादा। समझ आया, जिसकी इनकम कम उसके ऊपर टैक्स भी कम। अपने इंडिया में ऐसे ही तो होता है। नेक्स्ट, रिग्रेसिव सिस्टम में उल्टा होगा, यहां पे मोर बर्डन will be on poor, क्योंकि यहां पे जब टैक्स बेस बढ़ता है टैक्स का रेट उतना ही है, ठीक है ना। सॉरी, टैक्स का रेट कांस्टेंट है,
ठीक है, वैसे ये प्रोपोर्शनल में होता है कि टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है, फिर आपकी बुक से कहते हैं कि रिग्रेसिव में भी सेम चीज एप्लीकेबल है, तो वी आर डूइंग इन द सेम सेंस। क्लियर? तो देखिए, जैसे जैसे मान लो अभी कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम है 10,000 रुपीज, है ना, या फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं उसकी इनकम को, है ना, 5,000 रुपीज। वो अगर इसके ऊपर 10% का टैक्स देगा तो वो 500 का देगा, है ना, तो उसके पास कितने बच रहे हैं बेटे? सिर्फ 4,500 रुपीज, सॉरी, ठीक है। और अगर यही कोई 1 लाख की इनकम वाला है, उसके पास सिर्फ 10,000 रुपीज ही आया टैक्स, वो भी 10% ही दे रहा है ना, तो उसके पास कितना बच रहा है? सीधा 90,000। तो व्हाट इज दिस? दिस क्लियरली शोज के हायर बर्डन इज ऑन द पुअर पीपल एज कंपेयर टू रिच पीपल। क्लियर? ठीक है, अब आगे चल रही है, तो हमारी टैक्स रिसीट्स की एक कैटेगरी है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर अदर देन टैक्स रिसीट्स के बारे में। देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स की ही कैटेगरी हम देख रहे हैं, अदर देन टैक्स रिसीट्स, यानी के नॉन टैक्स रिसीट्स। अब नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या होगा? जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स होंगी वो टैक्स की फॉर्म में नहीं होंगी, वो अदर देन टैक्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फीस, कोई भी फाइन्स, जैसे हम कोई लाइसेंस लेते हैं गवर्नमेंट से, है ना, हम कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं गवर्नमेंट को, तो हम गवर्नमेंट को कोई फीस तो पे करते हैं ना उसकी, है ना, तो वो फीस जो है गवर्नमेंट के लिए वो बिल्कुल एक रिसीट है। पर क्या इस रिसीट से गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस होती है? नो। ठीक है, क्या गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है? नो। तो ये वाली रिसीट्स क्या होंगी? हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स बट अदर देन टैक्स रिसीट्स। क्लियर? सेकेंड, एस्चीट। एस्चीट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स पर्सन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, पर एक्स के आगे कोई भी उसका लीगल हायर नहीं था जिसको वो प्रॉपर्टी मिल सके, ठीक है, और एक्स की जो है डेथ हो जाती है, आगे कोई लीगल हायर नहीं है, प्रॉपर्टी पड़ी है, तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाती है। अब गवर्नमेंट चाहे तो इसे सेल कर दे और कुछ रिसीट्स ले ले, या गवर्नमेंट चाहे तो इसके अंदर अपना कोई ऑफिस खोल सकती है, कुछ भी उसे यूज कर सकती है। तो रिसीट है गवर्नमेंट की, और कैसे है? नॉन टैक्स की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये भी क्या है? रेवेन्यू रिसीट। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट, कोई भी अगर गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जैसे इंडियन रेलवेज, है ना, स्टील प्लांट्स, तो जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस से इनकम होती है वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या होगी? ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट है बट अदर देन टैक्स है। अब गवर्नमेंट को कितनी ही ग्रांट्स आती हैं, है ना, कितनी ही हम लोग गवर्नमेंट को डोनेशंस करते हैं, जैसे कोई फ्लड्स आ गए, मान लो जैसे कोविड था, है ना, तो कितनी पब्लिक ने, कितने लोगों ने गवर्नमेंट को डोनेशंस दिए, ग्रांट्स दिए। तो ये जो ग्रांट्स आती हैं गवर्नमेंट्स को, जो भी डोनेशंस आती हैं, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? कोई लाइबिलिटी का बर्डन लेके नहीं आती हैं, किसी भी तरीके का एसेट्स में रिडक्शन नहीं करती है, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या होंगी? रेवेन्यू रिसीट्स बट अदर देन टैक्स, यानी कि नॉन टैक्स रिसीट्स। नेक्स्ट, कोई भी जैसे 2G 3G स्पेक्ट्रम अगर गवर्नमेंट सेल करती है ना, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स का सोर्स है, यानी कि नॉन टैक्स रिसीट है। क्लियर? अब ये तो सारी हमने जो अभी तक पढ़ी, तो आप ये देख सकते हो, एक बार से हम इसको बिगिनिंग से देखते हैं। यहां से हमने पढ़ा, देखिए ये रहा, तो बजट का हमने पढ़ा था यहाँ पे
कि रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हमने अभी तक समझा रेवेन्यू रिसीट्स, जिसके अंदर हमने कवर किया कुछ टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। अब हमारे पास आता है सेकंड कंडीशन कि अच्छा मान लो कि अगर रिसीट्स कोई पहले कवर करते हैं, तो हमने देखा कि ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं, तो कैपिटल रिसीट्स इसी की तरह हमने समझा कि अगर किसी तरीके की वो लायबिलिटी क्रिएट कर दे, है ना, ये हमने समझा था कि रिसीट्स जो ना तो एसेट्स में रिड्यूस करें ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करें, वो तो रेवेन्यू रिसीट्स हैं। पर अगर ये कर दें तो ये कैपिटल रिसीट्स हैं। अच्छा, कैपिटल रिसीट्स फिर क्या है, एक बार हम उनको भी देख लेते हैं साइड बाय साइड। ओके फाइन, क्लियर। तो कैपिटल रिसीट्स को अगर आप समझो, कैपिटल रिसीट्स का मतलब कि कोई ऐसी रिसीट्स गवर्नमेंट के लिए या तो जो लायबिलिटी को क्रिएट कर दे या फिर एसेट्स को रिड्यूस कर दे, है ना, या तो लायबिलिटी को क्रिएट कर दें या एसेट्स को रिड्यूस कर दें, उस रिसीट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके एग्जांपल्स भी आपसे डिस्कस करूं तो सॉरी, देखिए फर्स्ट, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहीं से भी बोरोइंग करी है, कोई भी लोन्स अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने लिए हैं, है ना, बोरोइंग्स और लोन्स। अब वो गवर्नमेंट कहां से ले सकती है, या तो अपनी पब्लिक से या फॉरेन गवर्नमेंट से, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक्स से। जैसे वर्ल्ड बैंक, है ना, अपना IMF, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर या तो लायबिलिटी तो क्रिएट कर ही रहे हैं ना गवर्नमेंट की, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो वो क्या है, कैपिटल रिसीट। सेकंड, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का रिकवरी होता है, गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था, वो गवर्नमेंट को रिकवर हो गया, तो एक बार तो एसेट्स रिड्यूस हुई गवर्नमेंट की, है ना, तो वो भी क्या है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स। लास्ट इज अदर रिसीट्स, जिसके अंदर कवर होता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी के अंदर शेयर्स थे, वो शेयर्स को सेल कर दिया, ठीक है, अपने शेयर्स वापस ले लिए, मान लीजिए शेयर्स को सेल कर दिया यानी कि अपनी एसेट्स को रिड्यूस कर दिया, तो शेयर से जो भी इनकम आ रही है उनकी सेल से वो गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस कर गए, तो वो हमारी जो डिसइन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की। देखो, जब हम पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे लगाते हैं, कोई शेयर्स खरीदते हैं, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। जब आप उन्हीं शेयर्स को बेच देते हो, पैसा बाहर निकाल लेते हो, पैसा आ जाता है आपके पास, दैट इज योर डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक बार तो बेशक गवर्नमेंट के लिए रिसीट है ना, पर ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस कर रही है, तो इसीलिए ये क्या है गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट। तो आज की क्लास में हमने समझा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट की टाइप्स क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हमने समझा कि हमारा जो बजट है गवर्नमेंट का, वो एक कैपिटल बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू रिसीट्स के आगे हमने पढ़े टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, सेकंड हमने इसको साइड बाय साइड ही कवर कर लिया अपना कैपिटल रिसीट्स। यानी कि आज हम जहां पे आज ये क्लास छोड़ रहे हैं, इसकी समरी ये है कि बजट के अंदर हमने पढ़ा कि वन साइड इज बजट रिसीट्स, other is budget expenditures. बजट रिसीट्स में हमने पढ़ा कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, जो आगे टू मेन कैटेगरीज में है, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो देखिए, अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट हो, जो हमने आज यहां तक सारा कवर किया,
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।